सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम राधे कृष्णा। ये कुंडली दिल्ली से आई है। आप लोगों के सामने में जो अलग अलग राज्य से कुंडली, जैसे कल आसाम से आई थी, उसके पहले सेंट्रल अफ्रीका से, उसके पहले गुजरात से, उसके पहले अहमदाबाद से, ये लोग मुझे जो देख रहे हैं, आप चाहे जहाँ से भी हों, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण ऐसा चाहते हैं तो निस्संदेह मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा हूँ, कुंडली विश्लेषण के लिए, क्योंकि इसकी जो मांग है वो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग पूछते हैं कि पंडित जी जो आप कुंडली विश्लेषण करते हैं वो कैसा होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इस काम में अपने आप को स्थापित धीरे धीरे कर रहा हूँ और इसमें मैं निरंतर ही कुछ नया जोड़ने का प्रयास भी करता हूँ। आप लोगों को इसमें नई चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे सूत्र हो जाते हैं, कुछ अच्छे संदेश भी दे देता हूँ, और बाकी जैसे ग्रहों को तत्वों के आधार पर, उनके डिग्री के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, दृष्टि के आधार पर, धन के आधार पर करियर को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती, बाकी की चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। तो ये मेरा प्रयास और भी ज़्यादा रहता है कि आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ बताई जाए। इसको और बड़े स्केल पे मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको और आप लोगों के लिए कैसे और भी ज़्यादा सूचना कैसे इसमें भरा जा सकता है, इसको और भी ज़्यादा और भी बड़े लेवल पे कैसे लाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं nakulpashara@gmail.com। इस नंबर पे आप, इस ईमेल पे आप मुझे अगर लिख करके कि मैं किसी भी व्यक्ति का कुंडली विश्लेषण कैसे और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कंटेंट तो ये चलो ठीक है, पर इसको जैसे YouTube पे कैसे और भी बड़े लेवल पे लाया जा सकता है, क्योंकि मैं जो यहाँ बताता हूँ वो परफेक्ट है, इसमें मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ, पर आप लोग इसको और भी कैसे पॉपुलर कैसे बनाना है, इसको और भी ज़्यादा बड़ा कैसे बनाया जाए ताकि हर वर्ग के लोग इसको देखें। और जैसे आम चीज़ें जो न्यूज़ में या फिर जैसे इंटरनेट पे फैलती हैं, वैसे कुंडली विश्लेषण कैसे फैलाया जाए, इस पे कैसे लोगों का रुझान और भी कैसे बढ़ेगा, लोग इसको कैसे देखना पसंद करेंगे, आम जन तक कैसे ज्योतिष को बहुत ही सरलता से पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई राय है तो मुझे अवश्य भेजिएगा, मुझे उसका इंतजार रहेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली को बताऊं कि इनकी माता जी ने इनकी कुंडली भेजी है और कहा है कि ये बार बार शिकायत ये करते रहते हैं कि दिमाग मेरा पहले जैसा काम नहीं कर रहा है और बड़ी अच्छी सैलरी वाली पैकेज की नौकरी, 30 लाख की पैकेज की नौकरी छोड़ करके 1-2 महीने से घर पे बैठे हैं और खुद को कोस रहे हैं, परेशान भी हैं, निश्चिंत नहीं हैं। इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को समझना होगा, कि क्योंकि वही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा व्यक्ति को परेशान करता है। इनकी कुंडली में चंद्रमा देखने पे अच्छे हैं, देखने पे अच्छे हैं मतलब चंद्रमा स्वग्रही है, 4 नंबर की राशि है, उनकी अपनी राशि है। नवांश कुंडली में भी वो लग्न में शनि चंद्रमा के साथ बैठ रहे हैं, रोगेश होकर के बैठ रहे हैं, ये थोड़ी सी कमजोरी वाली बात। करियर के क्षेत्र के लिए जो चंद्रमा है वो कैसा, मतलब उनका बिल्डअप कैसा है, वो कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो नीच के हैं। मतलब करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा का सहयोग जातक को करियर में थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा कहा जा सकता है। कन्विंसिंग कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है, वो किसी को टीच अच्छे तरीके से कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, बिल्डअप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेना, अपनी बात अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रकट कर लेना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ज्ञान की कमी नहीं है, अनुभव की कमी नहीं है, साक्षात्कार बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, ये चीजें व्यक्ति के पास है। अब इसको समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में अब ये चीज, तो चंद्रमा यहाँ पे भाग्य भाव में, यहाँ भी भाग्य भाव में है, पर नीच के हैं, पर वस्तुतः इनका नीच भंग हुआ है, पर वो सेकेंडरी मैटर करेगी वो बात कि चलिए अच्छी बात है कि चंद्रमा का नीच भंग हुआ है, ये एक अच्छी बात है जो इसका एक बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा बढ़िया अच्छा लाभ रहेगा। बुद्धिमान कितना है, सूर्य और बुध बुद्धिमानी का योग। नेचर कैसा है, अष्टम भाव और द्वितीय भाव के अधिपति नीच के हैं, यहाँ ये थोड़ा ठीक नहीं है, और यहाँ अष्टम भाव के अधिपति राहु के संग है, सूर्य जैसे क्रूर ग्रह के संग है। मतलब नेचर जो है वो थोड़ा कभी कभी
अचानक ही गड़बड़ करता है, बुरा होता है और कई बार तुरंत ही क्रोध में आ जाता है सूर्य के कारण। और महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है, मतलब व्यक्ति बहुत ऊंचा बढ़ना चाहता है और कंपैरिजन करता है दूसरों से कि वो उतना आगे तो मैं कहाँ। ये चीज उसको कई बार कमजोर करेगी, तो ऐसा ना करें क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है। वो सूर्य बुध यहां भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बुद्धिमानी में कोई दोष नहीं है। यहां पे भी सूर्य और बुध बहुत अच्छे हैं। साथ में शुक्र बैठे हैं जो कि अष्टम के अधिपति है, तो थोड़ी सी कमजोरी यहां करियर वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। परंतु गुरु, सूर्य और मंगल का केंद्र में बैठना जातक के करियर को वेल एस्टेब्लिशमेंट देगा, अच्छा जो है वो दायरा मिलता है और इसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है। मतलब आप इसको अच्छे के लेवल में आप कहीं भी इसको फिट बैठा लीजिए, किसी भी तरीके से वो अच्छा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने के बाद कब व्यक्ति क्यों कभी कभी परेशान महसूस करता है। देखिए, राहु के साथ जब सूर्य बैठेंगे तो वो व्यक्ति में हाइप करने का प्रयास करेंगे, व्यक्ति के नेचर को हाइप करेंगे और महत्वाकांक्षा में अति प्राबल्य की स्थिति, प्राबल्यता उसकी बढ़ जाएगी। शुक्र पीछे और चंद्रमा पीछे, मतलब शुक्र आगे और चंद्रमा पीछे बैठे हैं। किसी भी भाव के ठीक आगे और पीछे अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे कि बैठे हैं चंद्रमा शुभ ग्रह और शुक्र शुभ ग्रह, तो इसे शुभ कर्तरी कहते हैं। अगर किसी भी भाव के ठीक पीछे अगर पापग्रह हो और आगे भी पापग्रह हो, जैसे पापग्रह में शनि मंगल राहु केतु होते हैं और शुभ ग्रह में शुक्र चंद्रमा बुध और गुरु होते हैं, तो शुक्र और चंद्रमा का संबंध जो है वो अच्छा कहा जाएगा। परंतु जब आप इसको और भी ज्यादा डीप में जाकर के समझने का प्रयास करते हैं तो क्या पता चलता है कि इनकी कुंडली का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का है। मतलब ये चंद्रमा जो है वो पापक हो गया। देखने में वो बड़ा अच्छा दिखा, पर जब आप उसके पास गए तो पता चला कि ये तो बड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा कमजोर है। और जब शुक्र को देख रहे हैं तो वो क्या पता चल रहा है, शुक्र जो है वो नीच के बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने मेहनत से, जो एकादशवां भाव होता है, वो अपने मेहनत से खुद के पराक्रम के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और जो चीजें होती हैं, जो आप मैटेरियली भी कर सकते हैं, मैटेरियली जो चीज आप प्राप्त करते हैं वो एकादशवें भाव से प्राप्त करते हैं। तो इस भाव में ही नीच का ग्रह बैठा, इस कारण से व्यक्ति जब कभी भी कुछ प्राप्त करने चलता है तो उसको दिक्कत होती है। और राहु के संग बुध और राहु के संग सूर्य के बैठने के कारण कई बार वो अपने नेचर को बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब टोटल तरीके से वो अब आप इसको बैलेंस नहीं करने का मतलब समझ रहे हैं, जहां वो कई बार भ्रमित हो जाता है चीजों को लेकर के, परिणाम को लेकर के, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को लेकर के। बुद्धिमान होने के बावजूद भी कई बार चीजें बिल्कुल ही फोकस नहीं हो पाती हैं। ये बहुत ही छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है जिसको कि समझना बड़ा आसान नहीं होता है। ये वही समझ सकता है जो अपने ऊपर काम करना जानता है और जो चाहता है कि मैं अपने ऊपर काम करूं। आप कई तरीके से अपने ऊपर काम करते हैं, जैसे बाहर से अपने मतलब वो जो बाहर होता है, जैसे आप बाहर के बॉडी को शेप करने के लिए जिम जाते हैं, पता नहीं बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनल लेवल पे कैसे, आपके अंदर में कैसे काम करनी है, चीजों को कैसे ठीक करना है, ये ग्रह बताते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि बाहर से चीजें पता नहीं चलती, बाहर से भी पता चलती हैं, पर अंदर वाली बात ये आपको ही समझना होगा और खुद में बदलाव करने का संकेत विकसित करना होगा या दिखाना होगा। यहाँ गुरु नीच के हैं, जो पराक्रम, जो व्यक्ति का कम्युनिकेशन है या व्यक्ति का होप है, जो व्यक्ति के अंदर ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति है, चीजों को लेकर के एक जो आशावादी प्रवृत्ति होती है, उसको लेकर के थोड़ी कमजोरी होती है। दूसरे नंबर पे आप वहां पे कई बार बहुत अच्छे तरीके से एलोकेशन नहीं कर पाते, जैसे एनर्जी का, टाइम टेबल का, रिसोर्स का, ये चीज कि इसमें आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि चीजें आपको मिल गई पर उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता आपके जीवन में, तो ये गुरु होते हैं। कई बार आपके हाथ में चीज आई है और आपने उसको महत्व नहीं दिया, इस वजह से वो चली गई, ये भी होता है। कई बार आप जो जितना रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए, जितने परफॉर्मेंस देने के बाद वो चीज अगर नहीं मिली तो भी व्यक्ति जो होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो वो चीज भी जो है वो कहीं ना कहीं राहु, सूर्य और मंगल के कारण, हालांकि मंगल 12 में है तो प्रथम दृष्टया वो आपको परेशान अवश्य करेंगे, हालांकि व्यक्ति बैलेंस कर लेगा। पराक्रम जो है वो व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल है वो ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका बैलेंस नहीं हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका सही तरीके से डायरेक्शन में नहीं जा रहा है कि मुझे जो ऊर्जा लगानी है
जो मेरे पास रिसोर्स है उसको कहाँ मैं दूं कि मुझे एक अच्छा आउटपुट मिले, तो वो मंगल के कारण गड़बड़ हो रहा है। गुरु तृतीय भाव में नीच के, मतलब कम्युनिकेटिव व्यक्ति थोड़ा कम है, आप और भी ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को टाइम दीजिए, उनसे बात करिए, पीसफुल रहिए। शांत रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से अपने लेवल पे देख लीजिए। मुझसे पूछेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, जो कि सबसे ज़्यादा सरलतम है और बहुत ज़्यादा प्रायोगिक है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाभकारी भी है। सूर्य को अर्घ, मंदिर का दर्शन, गीता जी के अध्ययन अध्यापन का आरंभ, मतलब रात को सोते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी पढ़ लिया करिए। सूर्य को अर्घ देना और उनका मंत्र आदित्याय नमः, या फिर मैंने जो वो मंत्र कहा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र आप जप सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, ताकि आपका जो मंगल है, वो जो बाहर है, वो पराक्रम का क्षय ना करे। जो आपने एनर्जी लगाई है वो आपको आउटपुट के रूप में उसका कुछ मिल सके, सेंस मिल सके। बाकी दाम्पत्य के दृष्टिकोण से ये कुंडली थोड़ी सी कमजोर होगी, क्योंकि दाम्पत्य भाव पे और दाम्पत्य के अधिपति पे शनि का प्रभाव है। इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा, गुरु और सूर्य ये अच्छे होते हैं। मारक इस कुंडली के लिए शुक्र होते हैं, द्वितीय मारक के रूप में गुरु नहीं होंगे, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वैसे इस कुंडली के लिए थोड़े कमजोर शुक्र के बाद बुध होते हैं। प्रथम मारक के रूप में शुक्र, दूसरे मारक के रूप में बुध बनते हैं। बहुत अच्छा कौन होगा, चंद्रमा और सूर्य, तीसरे नंबर पे गुरु। गुरु की स्थिति थोड़ी कमजोर है इस वजह से, और पंचम भाव में शनि नीच राशि की तरफ 12 के बाद 1 नंबर में वो नीच के हो जाते हैं। मतलब जो पंचम भाव में ग्रह बैठा है वो नीच की राशि की तरफ जाने के लिए प्रेरित है, या फिर उस भाव पे नीच के शुक्र की दृष्टि है। हालांकि यहाँ पे उच्च की दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब होगा कि शुक्र का प्रभाव पंचम भाव के लिए खराब नहीं होगा, मतलब वो चीजें दे देंगे जरूर, पर पंचम भाव में नीच के शनि, नीचा विलासी शनि अच्छे नहीं होते, या पंचमेश नीच के हैं तो व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, जैसे जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं कि क्रेडिट गोज टू, तो वो जो है वो थोड़ा कमजोर है, ये वाला आपको बढ़ाना होगा। इसके लिए ही आपको सूर्य की पूजा, भगवान के गर्भगृह का दर्शन, गंगा जी का स्नान, गंगा जी के जल का पान, एकादशी में नमक इस्तेमाल कम कर दीजिए, अगर हो सके तो चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, रोटी खा सकते हैं, नमक अगर खाना ना बंद पड़े तो नमक के बिना नहीं रह पाते हैं। उसके साथ साथ रविवार को नमक बंद करना चाहिए। एकादशी का व्रत आरंभ करिए। चतुर्थी का व्रत इनके लिए इनकी माता जी कर सकती हैं। और ये जो चंद्रमा है ये इनको बहुत परेशान कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने वाला बन रहा है। व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी का योग है। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, पीत वर्ण का गोराई लिया हुआ ये व्यक्ति बेहतरीन है, बुद्धिमान है। सुख और दुख में हमेशा एक जैसा आपको होना चाहिए, जो आपका नेचर मैं देख रहा हूँ। भाद्रपद माह में जन्मे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, थुलथुला शरीर होता है। आश्लेषा में जन्मे हैं, इस वजह से भी कई बार आरंभ जो होता है वो थोड़ा डिप्लोमेट होता है, दिक्कत से होता है, परेशानी होती है, स्वास्थ्य कमजोर रहता है, मानसिक वृत्ति जो है वो कई बार बदलती और उठापटक में होती है, तो ये चीज आपको परेशान करेगी। इसके लिए ही अगर हो सके तो आप हमेशा गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने माता जी को जो है वो चतुर्थी का व्रत कहा है करने के लिए। आप दूसरे से किसी से मतलब बहुत ज्यादा मत रखिए, और दूसरों की शिकायत गिले शिकवे से अपने आप को दूर रखिए। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के हैं, क्रोध अतिवादी में कई बार आ जाता है। अब और भी चीजें खोलता हूं, जैसे सूर्य बहुत अच्छा परिणाम करेंगे आपकी कुंडली में। आप कभी भी अपने करियर को लेकर के किसी भी तरीके से परेशान मत होइए, जो मिल रहा है उसको स्वीकार करते चलिए, और किसी भी तरीके से अपने आप को कभी भी माता के दृष्टिकोण से, पिता के दृष्टिकोण से, पिता के लाभ के मामले में, करियर के मामले में, सोशल स्टेटस के मामले में, आर्थिक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने के मामले में ये कुंडली कभी भी कमजोर नहीं है, और इसके मामले में कभी भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा ठीक है, स्वराशि के हैं, पापक हैं, इस वजह से वो व्यक्ति के अंदर प्रैक्टिकलिज्म ज्यादा बढ़ रहे हैं और व्यक्ति थोड़ा रूड बिहेवियर करने वाला हो जाता है, रूडली हो जाता है। मतलब वो थोड़ी छोटी छोटी बातों पे क्रोध, गुस्सा और इरिटेटिव साउंड करता है, ऐसा होता है। पर ये थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएगा, आगे बताऊंगा कब से। मंगल ठीक है, बुध भी ठीक है, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे और 100% परिणाम करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए भगवान और जागिए।
शुक्र और शनि आपकी गुरु और शुक्र 50-50% के साथ आपके पास अनुभव है, आपके पास व्यय लोगों के ऊपर मत करिए। दूसरों के ऊपर खर्च करने का मतलब होगा कि अपने पॉकेट को और भी ज़्यादा टाइट करना, तो उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि राहु और केतु में से राहु और केतु आपके लिए परेशान करने वाले बन सकते हैं। राहु वैसे बैठे अच्छे हैं, पर केंद्र के अधिपति हो के साथ बैठे हैं तो गड़बड़ नहीं है। अगर वो इधर उधर कहीं छटक जाते तो गड़बड़ हो जाती, पर फिर भी वो डिग्री वाइज मृतप्राय होकर के बैठे हैं डिग्री में। इस कारण से मैं इनकी दशा को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। साथ ही साथ ये आपको बहुत ज़्यादा रिपल्सिव बना रहे हैं, और कई बार आपके सामने जो लोग कुछ उत्तर देते हैं आप भी उत्तर में प्रत्युत्तर दे देते हैं। इस चीज़ से बाज आने की आवश्यकता है। चुप हो जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, मुस्कुरा देना सबसे बड़ा जवाब होता है। तो इस प्रवृत्ति को आप कैसे बल दे सकते हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा कैसे गंभीर बना सकते हैं। आप वृश्चिक लग्न के हैं, नियम बनाइए, कानून बनाइए, दूसरों के लिए बनाइए, अपने लिए नहीं। पर कई बार हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से होना चाहिए। कई बार उनके जाले में आकर के व्यक्ति जो होता है अपनी ऊर्जा का छपत और नुकसान करता है। ये नहीं होना चाहिए। सप्तमेश विवाह मिला करके बिना मिलाए विवाह मत करिएगा। 12 में मंगल है और इस वजह से कुंडली मंगलिक भी है। वैसे सूर्य और बुध आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे, मंगल अच्छे परिणाम देंगे, और शुक्र और गुरु में से शुक्र ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे वनिस्पत गुरु के, और चंद्रमा बेहतर और बेहतरीन और हमेशा ही आपके लिए लाभदायक। थोड़े कमजोर हैं पर वो आपके मेंटल स्टेबिलिटी को फ्लक्चुएशन में लेके जा रहे हैं। तो इस पे आप कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए शिव जी का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, कोई भी मंदिर आसपास हो तो उसको धोने का काम शुरू कर सकते हैं। शनि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, इस वजह से वो कई बार डिप्रेस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देंगे, किसी भी चीज़ को प्राप्त होने में बड़ा मशक्कत करना पड़े तो ये चीज़ होती, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो अच्छे भी नहीं होते। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनको और भी ज़्यादा कैसे खुश रख सकते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये इतने सारे काम आपको करने हैं, माता का स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंध, अपने आप को और भी ज़्यादा कूल, काम और बिल्कुल ही शांत रखिए मेरी तरफ। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। मंगल ठीक, सूर्य ठीक है और शुक्र भी ठीक है। षडबल में सूर्य सबसे ज़्यादा बलवान है। अगर इस कुंडली के लिए कुछ पहनना होगा तो मैं समझता हूं कि आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर लीजिए ताकि उनको थोड़ा बल मिल जाए। अगर आत्मबल कमजोर होगा तो सूर्य का रत्न मत धारण करिएगा, आप सिर्फ ओम आदित्याय नमः का जप कर लीजिएगा, इससे आपके सूर्य ठीक हो जाएंगे। बाकी की चीज़ें बता दूं, जैसे एकादशवें भाव में नीच के शुक्र का होना, पर केंद्र में बुध के होने से इनका नीच भंग होगा, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा इस मामले में होगा क्योंकि सूर्य और बुध बैठे हैं। निगेटिविटी राहु के कारण होगी। यहाँ पे कई बार व्यक्ति जो होता है वो इनबैलेंस क्रिएट करता है करियर को लेकर के, जहाँ वो हाथ में आई हुई चीज़ को छोड़ देता है, तो ये गलती फिर से ना करें। लग्न के अधिपति का 12 में जाना, बाहर निकलिए, विदेशी कंपनी से जुड़िए, बाहर के लोगों से संपर्क बनाइए। आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देख करके जल रहे हैं तो उनको मौका मत दीजिए, खुद ही क्विट कर जाइए। धन भाव के अधिपति का नीच का होना, पराक्रम प्राइवेट सेक्टर में करिए और उनके लिए काम करिए या खुद के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में पिता के साथ या पिता का कारोबार या प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया रहेगा। सरकारी क्षेत्र का योग आपकी कुंडली में कम है। चतुर्थ भाव और तृतीय भाव के अधिपति शनि ये पंचम भाव को खराब कर रहे हैं। अकेले शनि यहाँ पे बैठ करके कई बार नुकसान देंगे, हालांकि अनुभवी वो आपको बनाते रहेंगे क्योंकि शुक्र से दृष्ट हो रहे हैं। छठवें भाव के अधिपति का 12वें में जाकर के वापस देखना, साहस है, बल, पराक्रम। इस भाव से केंद्र में गुरु नीच के हैं, थोड़ा कमजोर। इस भाव से केंद्र में चंद्रमा इस भाव को बल देगा। जो आपके अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता है और जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कोई आपको उससे हड़प नहीं सकता। भाग्य बल ठीक है, अगर चंद्रमा पॉजिटिव होते पक्ष बल से तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती। जो आपको परेशानी जो भी जीवन में आ रही है वो इसी के कारण आ रही है, मैं ये बात कह देता हूं। सप्तम भाव के अधिपति का नीच का होना, सप्तम भाव पे शनि और गुरु की दृष्टि, पत्नी नौकरी करने वाली सरकारी क्षेत्र से आ सकती है, ऐसा देख रहा हूं। अष्टम भाव के अधिपति का यहां जाना, पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर के एस्टैब्लिशमेंट मिलेंगी और डीप और भी ज्यादा नॉलेज गेन करने के पीछे भागिए। अपने आप को अपग्रेड करिए, कैसे बाजार के हिसाब से काम करना है इस पर विचार करिए। नवम भाव ठीक है, थोड़ा कमजोर, पक्ष बल से कमजोर होने के कारण, चौथी बार बोल रहा हूं। दशम भाव ठीक बना है, राहु और बुध के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड, बहुत ज्यादा तिकड़मी, दिमाग लगाने वाला, बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ज्यादा सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, डीप ऑब्जर्वेटिव
उसी को बोलते हैं ना, क्रिएटिव बहुत ज्यादा है, हाईली एक्टिव है। एकादशवां भाव कमजोर है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं। शनि की दृष्टि है, कई जगह से धन कमाने का योग नहीं है, इस वजह से बहुत बढ़िया होगा कि आप एक जगह पे फोकस करें और उस पर काम करें। और सबसे अच्छी बात होगी कि आपको जो काम दिया गया है पहले उसको कर लें, तब जाकर के किसी दूसरे का काम करें। कई बार आप काम को उलझा देते हैं और कई बार दूसरे का काम भी अपने माथे ले लेते हैं, ये काम बंद कर दीजिए। 12वें भाव में मंगल है, अपनी ऊर्जा का क्षरण ना करिए। क्लियर है? अब मैं आपको और भी चीजें बता दूं। नक्षत्र के आधार पर आपकी जो कुंडली बनी है उसमें सूर्य अनुभवी बनाएंगे, चंद्रमा बुद्धिमान और थोड़े डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर है, जहां व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। पूजा जितना भी कहा है वो सब करिएगा। मंगल कंफ्यूजन में है, ऊर्जा को कैसे देना है ये पता नहीं है। बुध ठीक है, और मैं समझता हूं कि वो आपकी कुंडली में अगर वक्री नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते। गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश संकटनाशक, ये दोनों इनके लिए। गुरु ठीक है, और मैं समझता हूं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। वो अगर वो नीच के नहीं होते और अगर इनका परिवर्तन नहीं होता गुरु और शनि का, तो ये गुरु आपको और भी ज्यादा एजुकेशन वाले क्षेत्र में नुकसान दे सकते थे। लेकिन कम से कम उनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है और शनि से परिवर्तन है। उनके ठीक 5वें भाव में शुक्र बैठे हैं। चंद्रमा से मंगल का केंद्र में जाना ये कुंडली को कई तरीके से मजबूती दे रही है। हालांकि 3रे भाव में नीच के गुरु का कई बार व्यक्ति को अपने आप के ऊपर काम करने के लिए विचार करना है कि अभी आप और भी ज्यादा अपने आप को अच्छा कैसे बना सकते हैं समाज के लिए। शुक्र बहुत बढ़िया, सुंदर पत्नी, सुंदर दाम्पत्य और बेहतर दाम्पत्य जीवन। शुक्र के बाद शनि, कंप्यूटरीकृत जानकारी, तकनीक का ज्ञान और टेक्नोलॉजी को समझने की क्षमता अद्भुत है। इसको आप और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए फोकस करिए। राहु और केतु, राहु खर्च करवाएंगे अपनी दशा में और केतु अनुभव और धार्मिक कृत्य करवाएंगे। इतनी सी बात है। कोई भी चीज खरीदना हो आप चंद्रमा को देख सकते हैं, चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर। भौतिकीय सुख संसाधन के लिए गुरु, संतान उत्पत्ति के लिए गुरु, विवाह आदि के लिए सूर्य, विवाह के लिए बुध, विवाह के लिए शुक्र, ये 2-3 ग्रह आपके लिए बड़े अच्छे होंगे। विवाह के योग आपकी कुंडली में 1997 के हैं, अभी तो है आपके पास। 2025 में आप विवाह कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए हमेशा ही आपके लिए उत्तर पूर्व दिशा अच्छी होगी या पश्चिम दिशा अच्छी होगी। ये दोनों में से, तीनों में से कोई, उत्तर पूर्व और पश्चिम। राशियां आपके लिए कर्क और मीन अच्छी रहे। अंक आपके लिए हमेशा ही 6 अच्छा रहे। दिन मंगलवार का और रविवार का और सोमवार का, तीनों अच्छा रहे। ये कुंडली आपके लिए। नक्षत्र के हिसाब से हस्त अच्छा रहे और रेवती, श्रवण, अनुराधा, उसके साथ साथ स्वाति भी ठीक है। ये इतने नक्षत्र अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त और भी बढ़िया मृगशिरा होगा और पूर्वा भाद्रपद भी बढ़िया है। मघा ठीक है। पुनर्वसु और पुष्य मैंने कहा है। कोई भी काम करना हो तो इन नक्षत्रों में देख सकते हैं। नहीं करना है जिसमें आश्लेषा में, दान पुण्य दवाइयां आश्लेषा में मत खाइएगा। ये चीज है। अपने आप को बल देने के लिए आदित्याय नमः का जप, इससे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं है। दशाओं के क्रम में अगर मैं बात बताऊं तो मंगल, राहु और केतु धनदायक हैं। अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो दशा चल रही है शुक्र की, जो इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे नहीं होते। इस कारण से व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पर अब बुध आने वाले हैं, वो भी थोड़े ठीक नहीं है। अभी आएंगे आपकी कुंडली में 28 से केतु, जो कुछ लाभ दे सकते हैं। पर इसके बाद जब सूर्य की दशा आएगी तो व्यक्ति 29 में, आज से 7 साल बाद, बहुत ज्यादा आगे रहेगा। और निश्चित रूप से आप अपने क्रोध पे विजय पाने का प्रयास अभी से कर सकते हैं। और वो तभी संभव है जब सूर्य की आराधना, शिव जी के मंदिर का दर्शन, मंदिर का धोना, गाय को रविवार को फल खिलाइए और अपने वजन के बराबर अगर हो सके तो खरीद करके और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। इससे तुलादान की प्रक्रिया भी हो जाएगी। क्लियर है? करियर आपकी कुंडली के लिए ठीक है। बुध और सूर्य बैठे हैं, शुक्र है, पद देंगे, गुरु मंगल है, आपका बॉस कभी आपसे नाराज नहीं होगा। चंद्रमा है, इस वजह से मन आपका कभी कभी टालम टोल में जाएगा। राहु है, इस वजह से खर्च रहेगा और कई बार व्यक्ति टिक नहीं पाता है किसी भी एक चीज पे, तो टिकने का प्रयास करिएगा। अभी कम से कम आपको अपने आप को संभालना है 2029 के जुलाई तक। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।